नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर फैक्टर के बारे में बात की थी। अब हम पावर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। एक बार पावर ट्रायंगल समझ लीजिए, फिर पावर फैक्टर का इसमें भी थोड़ा सा रोल है, वो आपको दिखाई दे देगा। पावर ट्रायंगल असल में है क्या चीज, ठीक है। एग्जैक्टली पावर होती क्या है? P इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। पावर मेनली हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, पावर का मतलब है, ठीक है। P इक्वल टू V इंटू आई। पावर ट्रायंगल में भी अगेन वही सेम चीज होता है, जैसे इंपेडेंस ट्रायंगल वैसे पावर ट्रायंगल। एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और उसका एक रिजल्टेंट होगा। ये है मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस, यानी रिजल्टेंट। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट है। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस। अगर हम रियल और इमेजिनरी के टर्म में समझे ना, तो जो भी चीजें एक्स एक्सिस पे होती है वो रियल होती है, रियल होती है, और जो वाई एक्सिस पे होती हैं वो इमेजिनरी होती है। और ये होता है हम दोनों का रिजल्टेंट, रियल और इमेजिनरी का रिजल्टेंट। अच्छा, इस चीज को देखिए एक बार ध्यान से जरा। अगर मान लो ये पावर दी हुई है v इंटू आई वेक्टर के फॉर्म में, और इसको अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो फॉर्म में, ये मान लो थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा? वी आई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी आई साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, एक इलर्स फॉर्मूला होता है। इलर्स फॉर्मूला मतलब होता है e टू द पावर आई थीटा। तो इसमें ऐसे लिखा जाता है इसको, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इलर्स फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? रियल कंपोनेंट कॉस के साथ होता है और इमेजिनरी कंपोनेंट साइन के साथ होता है। जैसे रियल कंपोनेंट अगर एक्सिस वाइज देखें तो एक्स एक्सिस पे रखते हैं और इमेजिनरी कंपोनेंट को वाई एक्सिस पे रखते हैं। इसी तरह से किसी भी रिजल्टेंट का जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है वो रियल माना जाता है, और जो साइन वाला कंपोनेंट होता है वो इमेजिनरी माना जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़ा होगा, ये उसमें दिया हुआ था। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये चीज। इसको लिखने के देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के तरीके होते थे ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखिए एक्स वाला कंपोनेंट रियल है तो, और y वाला कंपोनेंट इमेजिनरी है। इमेजिनरी वाले कंपोनेंट ही i के साथ दिखाया जाता था। कुछ कुछ किताबों में i दिया हुआ है, कुछ कुछ किताबों में j दिया हुआ है, अपना अपना है, ठीक है। तो अगर हम cos और sin के टर्म में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स cos वाला कंपोनेंट रियल होगा, sin वाला इमेजिनरी होगा। तो ये तुम्हारा क्या कंपोनेंट है? ये रियल है, ये इमेजिनरी है, और ये रिजल्टेंट है। देख के ही लग रहा है। तो अब बताओ, एक्स एक्सिस कंपोनेंट अगर हम पावर की बात करें तो क्या होगा? वी आई रियल वाला होता है ना एक्स एक्सिस, कॉस थीटा। वाई एक्सिस वी आई साइन थीटा। ये इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। और ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट v इंटू आई। अब चाहो तो तुम उसमें सेट भी कर सकते हो अंडर रूट वाले फॉर्मूले में। इसको डिनोट करो p से, डिनोट कर लो अपने हिसाब से, करो भैया। इसको डिनोट करो p से, इसको डिनोट करो q से, इसको डिनोट करो s से। तो यहां चाहो तो s लिख दो, इसको डिनोट करो s से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला हमारा उस हिसाब से बनेगा s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जहां p इक्वल टू क्या है? वी आई कॉस थीटा, और q इक्वल टू क्या है? वी आई साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस हिसाब से s क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, इधर लिखते हैं, इधर करते हैं, 1
एस क्या होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी क्या है वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है वी आई साइन थीटा का स्क्वायर, वी आई स्क्वायर कॉमन निकल आया तो एस इक्वल्स टू वी इंटू आई अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एस इक्वल टू वी इंटू आई। मैथमेटिक्स फॉर्म में भी ये प्रूफ हो गया, एस इक्वल टू वी इंटू आई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से पी क्यू एस को कुछ नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? पी को जनरली कहा जाता है पी यानी वी आई कॉस थीटा कहते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ठीक है। क्यू वी आई साइन थीटा को बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और एस वी इंटू आई को बोलते हैं एपरेंट पावर या टोटल पावर। एक्टिव पावर को रियल पावर भी कहते हैं, आपके ऊपर है। रिएक्टिव पावर है, एपरेंट पावर को टोटल पावर भी कहते हैं। टोटल पावर शब्द इस्तेमाल करें तो भी एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मैथमेटिक्स के टर्म में, सारी बातें क्लियर हो गई। देख लीजिएगा ध्यान से, कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। अब देखो, एक्टिव पावर उस पावर को कहते हैं जो सोर्स से लोड की तरफ जाती है। अब ये हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। सोर्स से लोड की तरफ जाने वाली पावर को एक्टिव पावर कहते हैं। सिमिलरली लोड से सोर्स की तरफ जाने वाली पावर को रिएक्टिव पावर कहते हैं, और इनके रिजल्टेंट को हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं। एपरेंट मतलब टोटल पावर। एक्चुअली होता क्या है मैथमेटिक्स में हर चीज के दोनों पहलू माने जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर संख्या रियल है तो इमेजिनरी भी है। इसी तरह से अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर जा रही है तो लोड से सोर्स की तरफ भी पावर जा रही होगी, उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ रही है? हालांकि लोड से सोर्स की तरफ पावर नहीं जाती प्रैक्टिकली, कुछ केसेस में जाती है, ठीक है, अदरवाइज सोर्स से लोड की तरफ ही पावर जाती है। इसीलिए जिन पावर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो पावर एक्चुअली में V इंटू आई ना होकर वी आई कॉस थीटा होती है, क्योंकि वो पावर जो सोर्स से लोड की तरफ जा रही है दैट इज एक्टिव पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्टिव पावर का फिर क्या यूज है? तो ऐसे समझो इस चीज को, जैसे कि मान लो तुम बढ़ई हो, तुम्हारे पास ढेर सारी लकड़ी के गट्ठर है, ठीक है, और बीच में एक नदी पड़ती है और तुमको नदी के उस तरफ घर बनाना है। घर बनाना है मतलब तुमको वो पावर जो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है वो तुम्हारा घर है। तुम्हें नदी पार करनी है, यानी नदी एक हैजार्ड है, प्रॉब्लम है। तुम बढ़ई हो, तुम लकड़ी तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तुम घर बनाने के लिए क्या बनाओगे? नाव बनाओगे, जिससे कि नदी पार कर सको, ठीक है। नाव से नदी पार कर लोगे, देन जो लकड़ी बचेगी उससे तुम घर बनाओगे, और जो टोटल लकड़ी है वो तुम्हारा है टोटल पावर। अब तुम बताओ, क्या घर बनाने के लिए नाव बनाना जरूरी है? ये हर केस में ट्रू नहीं है कि घर बनाने के लिए नाव बनाना जरूरी है, लेकिन जिस केस में तुम हो उस केस में नाव बनाए बिना घर बन नहीं सकता है। एग्जैक्टली लकड़ी वही इस्तेमाल करनी थी जो घर बनाने के लिए चाहिए, लेकिन घर तब तक नहीं बन सकता जब तक नाव नहीं बनेगी। तो जो नाव बनाने में लकड़ी का यूज हुआ है, या ये कह लो कि मिस यूज हुआ है, वो तुम्हारी रिएक्टिव पावर है, और जो तुमने घर बनाया वो तुम्हारी एक्टिव पावर है, और जो टोटल लकड़ी तुम्हारे पास है वो तुम्हारी एपरेंट पावर है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारी रिएक्टिव पावर है ये वो पावर है जो कि एक्टिव पावर के लिए रिक्वायर्ड है, वो चाहिए, बट उसके बिना एक्टिव पावर नहीं पॉसिबल है। लेकिन वो जितना ज्यादा रिएक्टिव पावर होगा ना, एक्टिव पावर की संख्या उतनी कम होती चली जाएगी। इसलिए रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड है, जरूरी है, लेकिन जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा। जैसे दाल में नमक होता है, संख्या में मात्रा में कम परंतु आवश्यक। जैसे फ्रिक्शन होता है, चलने के लिए आवश्यक परंतु जितना हो सके उतना कम। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाएगा तो भी आप नहीं चल सकते, और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ये सब चीजें जितनी कम से कम हो सके उतनी जरूरी होती है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर वैसे ही पावर है। फिलहाल हम जिन पावर का इस्तेमाल करेंगे वो होगी एक्टिव पावर, जिसको हम लोग वी आई कॉस थीटा से डिनोट करेंगे।
लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि हम लोग इसको चाहें तो पावर फैक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस थीटा, हमको पता है, हम जानते भी हैं। तो देखो, पावर फैक्टर हमको कॉस थीटा लाना है। इनमें से किन्हीं दो पावर को डिवाइड करो जिससे सिर्फ कॉस थीटा आ जाए। अगर हम वी आई कॉस थीटा को ऊपर रखें, उसको डिवाइड कर दे वी आई से, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा नहीं आ जाएगा। यानी जो तुम्हारा पावर फैक्टर है उसका एक फार्मूला ये भी होता है, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ एक्टिव पावर यानी वी आई कॉस फाई एंड एपरेंट पावर यानी वी आई। समझ आई बात? तो पावर फैक्टर निकालने के कई तरीके पता चल गए हमको। एक होता है पावर फैक्टर, अब सारी चीजें समराइज कर लेते हैं। पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन आर एंड जेड, यानी एंगल बिटवीन रियल एंड टोटल। आर वाला एक्सिस क्या होता था? एक्स एक्सिस रियल, वाई एक्सिस इमेजिनरी और जेड जो रिजल्टेंट होता था। तो पावर फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड इम्पिडेंस। तो पहला पॉइंट क्या है? कॉस थीटा किसका किसका रेशियो है? आर और जेड का। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉस थीटा किसका किसका रेशियो है? एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का। क्लियर? ये है आपका पावर ट्रायंगल और इसके विषय में हमने चर्चा कर ली है। पावर फैक्टर आपने समझ लिया है, इंपेडेंस ट्रायंगल आपने समझ लिया है। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और आरएलसी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। तब तक लिए धन्यवाद।